जब से मैडम ने अपना इंट्रोडक्शन पेज नया वाला इंट्रोड्यूस किया है, तब से मैडम की इतनी वॉट लग गई है कि व्यूज़ का पता ही नहीं है कहाँ है। मैडम अपनी फैमिली का जो लैंडमार्क है ना 1 मिलियन, उसके हाफ़ को भी क्रॉस नहीं कर पा रही थी। अब बीच में बहुत सारे स्पैन आए, मतलब जो है इनके ऑपरेशन हुआ, सीज़र हुआ, सब कुछ हुआ, और अब जब ये भी सब कुछ खत्म हो चुका है, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ चुकी हैं, फिर भी उस फ़ेज़ से निकलने को तैयार नहीं है। ये मानने को तैयार नहीं है कि ये ठीक हो गए। मतलब इनको ये विश्वास नहीं हो रहा कि इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं। अभी भी उसी पिच पर चल रहे हैं, उसी लीक पर काम कर रहे हैं। तो यस, मैडम जो आ गई हैं अपना नया व्लॉग लेके, मतलब अब उनका हाल ये है कि अगर पूरे रमज़ान में देखा जाए तो गिनती के व्लॉग हैं। मतलब आप उँगली फिंगर्स के जो टिप्स होते हैं ना, उन टिप्स पे भी 2 टिप्स भी नहीं पूरे कर पाएँगे, यानी 6 व्लॉग भी नहीं गिन पाएँगे। और मैडम ने व्लॉग का नाम दिया वी लेडीज़ आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इससे पहले कि सेकंड टाइटल पढ़े पहले तो इसी की बात कर लेते हैं। मैडम कब पता लगा आपको कि वी द लेडीज़ आर स्ट्रॉन्गेस्ट? ये तो कब से लोग समझते आए हैं कि दुनिया में नारी एक शक्ति है और उसी शक्ति की वज़ह से ये दुनिया चलती है। आप कुछ भी कह लीजिए, मैन डोमिनेट हैं, ये है, वो है, लेकिन आप इसके बिना कल्पना नहीं कर सकते कि बिना लेडीज़ के ये दुनिया चल सकती है। आप अपने घर के बारे में सोच के देख लीजिए कि क्या आप सोच सकते हैं कि आपके घर में लेडीज़ नहीं है, तो क्या वो घर चल जाएगा? तो मैडम आप कौन-सी रिसर्च करके लेकर आई हैं कि वी द लेडीज़ आर स्ट्रॉन्गेस्ट? कोई नई पीएचडी करी है तो बताइए। और आकर झंडा जो उठाया है वो वाक़ई में सारी लेडीज़ के लिए उठाया है। और लेडीज़ की कौन-सी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जिनके ऊपर ख़ास तौर से हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात की है। अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि हमेशा से मैडम को एक खिताब दिया जाता है स्ट्रॉन्ग लेडी, मतलब कुछ भी हो जाए, पर ये बंदी उसके अपोज़िट काम करके दिखाती है। जो भी डॉक्टर्स की ओपिनियन होती है, जो पेशेंट्स के एक्सपीरियंस होते हैं, उनके अगेंस्ट ही करके दिखाती है। वो चाहे इसका पहला सीज़र रहा हो, जो डिलीवरी वाला था, आपको सबको याद ही होगा वो डायलॉग, इतना फ़ेमस हो चुका है। मैंने बोला था ना, तो ये कितना फ़ेमस हो चुका है। तो तब से लेकर और आज तक, और जितने इंसिडेंट ले लीजिए आप, ये लेडी अपने आप को एज़ ए स्ट्रॉन्ग लेडी आज तक दिखाती रही है। तो अभी ये जो झंडा उठाया है, ये किस लिए? मतलब कहाँ मैडम को कब एहसास हुआ इस बात का कि उनको ये बात करनी चाहिए कि वी द लेडीज़ आर स्ट्रॉन्गेस्ट? देखिए, अगर आप बीमारी के बारे में कह रही हैं, ख़ास तौर से अपनी बीमारी के बारे में बात कर रही हैं, तो फिर ये स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ? मैडम तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जो है ना, जनाब मानने को तैयार है कि उनकी रिपोर्ट सही आ रही है, वो ठीक हो रही हैं, वो ठीक हो रही हैं। और दूसरा, फिर तुम्हारे एफर्ट्स कहाँ हैं उसको ठीक होने के लिए? एक तुम्हारा सीज़र होता है, एक आप गंभीर बीमारी से बाहर निकलते हो, और उसके बाद में रिकवरी पीरियड होता है कोई। तुम्हारा रिकवरी पीरियड होता कहाँ है? ऐसे लगता है जैसे बिग बाज़ार से तुम जो सीज़र करके आ गए हो और अब उसके बाद में जैसे चाहें वैसे यूज़ करो। वही मटर वाला केस कि फ्रोज़न मटर है और फ्रोज़न मटर नहीं है। हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर और जो सीज़र या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, रिकवरी के ऊपर आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? एक तरफ तो मैडम जो है बड़े अच्छे मतलब तरीके से उससे बाहर निकलती हैं कि भई ठीक है, सीज़र हो गया, कंप्लीट हो गया, घर आ गया, रिकवरी चल रही है। और उसके बाद में आप देखेंगे 15 दिन बाद में ही, मतलब मुश्किल से 15 दिन भी नहीं बीतते हैं, ये अपने जो है डीकेआई पे चली जाती हैं और लगातार लॉन्चिंग वो डीकेआई चलता रहता है। साथ-साथ बीच-बीच में हेल्थ इश्यूज़ भी हाइलाइट करती रहती हैं। लेकिन जो दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है कि ये बाहर आना-जाना इनका शुरू हो गया है। उसके बाद में इनका मॉल्स वगैरह में भी जाना शुरू हो गया। वो 1 मंथ की बात थी। और उसके बाद में शुरू होता है इनके टूर्स का सिलसिला। मतलब अब ये उसके बाद में नॉर्थ इंडिया पूरा घूमने निकल जाते हैं। आगरा, जयपुर, अजमेर, मौधा, कानपुर, भोपाल और खैमसर। अगर मेरे से कोई छूट गया हो तो आप बता दीजिएगा। लेकिन फिर उसके बाद में ये नॉर्थ इंडिया टूर पे निकल जाते हैं। और ये टूर जो होते हैं, ये इनके सक्सेसफुली होते हैं। सक्सेसफुली मतलब आई मीन सॉरी, ये कंटिन्यूअसली होते हैं। इनमें गैप्स जो है कम हैं, लेकिन उसके बाद में टूर पे टूर होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप इतने टूर कर रहे हैं, तो आप किस तरह का खाना खा रहे होंगे, परहेजी खाना खा रहे होंगे या फिर अपना रूटीन खाना खा रहे होंगे। जो भी मार्केट में मिल रहा होगा वही खा रहे होंगे। और वैसे भी मुझे चाट खानी है, मुझे जयपुरी वाली चाट खानी है, तो वो चाट जो होती है, वो चाट कोई ऐसी नहीं बनती है। चाट बनती है मिर्च मसालों से बनती है। और राजस्थान मशहूर है अपने मसालों के लिए। और नंबर ऑफ टाइम इनका चिकन बनाना, चिकन खाना, दूसरी जगह जाना, ये सारी की सारी जो हैबिट्स हैं, ये किस तरह से आप ये कह सकते हो कि एक
बहुत बड़ी बीमारी के बाद की रिकवरी पीरियड की हैं ये सारी। तो क्या इसको स्ट्रॉन्ग लेडी वाला कंटेंट कहेंगे? अगर ये वाक़ई में अपने आप को स्ट्रॉन्ग लेडी दिखाना चाहती थी और पहले से ही इसके बारे में ही होता था स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर तो इसको एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहिए था। और सबसे पहले एग्ज़ाम्पल सेट करने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले अपने रिकवरी पीरियड में व्हाटएवर जो आपको प्रिकॉशन बताई गई हैं, आप उन प्रिकॉशंस को कीजिए और जल्दी से जल्दी उसको ठीक होके दिखाइए। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग लेडी। अभी तक जिन लोगों को इस बीमारी से रिकवर हुई हैं, मेरे को नाम गिनाने की ज़रूरत नहीं है, कई फ़िल्म स्टार्स हैं, कुछ प्लेयर्स भी हैं, तो उनके बारे में क्या कहा जाता है? उनको स्ट्रॉन्ग नहीं कहा जाता। वो एग्ज़ाम्पल कोट किए जाते हैं लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए कि देखो इस बीमारी से लड़ा जा सकता है और ऐसे लड़ा जा सकता है और देखो जिस तरह से ये लोग रिकवर करके बाहर आए हैं, इसी तरीके से किया जा सकता है। तो ये भी एक माइलस्टोन होता अगर मैडम इस तरह का चीज़ करके दिखाती। बट इन्होंने दूसरों को क्या मैसेज दिया कि आप एक अच्छी बीमारी इसके साथ में मतलब सॉरी अच्छी बीमारी तो कोई अच्छी नहीं होती। आप एक बड़ी बीमारी से लड़ रहे हो और उसको लड़ने के बाद में उससे बाहर निकले हो और उसके बाद में जो रिकवरी पीरियड होता है, उसमें सब अनाप-शनाप करोगे, भूल जाओगे कि आपको कोई इस तरह की बीमारी है और अपने आप को आमंत्रित करोगे कि फिर दोबारा से वो बीमारी तुम्हारे ऊपर अटैक करे और ऐसा ही हुआ। क्या ऐसी लेडी को कभी भी स्ट्रॉन्ग लेडी कहा जा सकता है कि जो एक बार जीत के आई हो और फिर छोटी-सी चीज़ से हार जाए? मैडम ये कौन-सी स्ट्रॉन्गनेस हुई? ये किस तरह का मैसेज तुम बाकी सब लोगों को दे रहे हो? अगर ऐसा होता है कि दोबारा से इंसिडेंट इनका सामने नहीं आता, तब एक बार को फिर भी हो सकता था कि देखो भी इन्होंने बीमारी से लड़े, उसके बाद में कितनी जल्दी ये अपने काम पर लौट आए और उसके बाद में बीमारी से बाहर आ गए। पर नहीं, इन्होंने तो आमंत्रित किया है, उसको बुलाया है कि आओ, आओ दोबारा आओ। तो भाई ऐसी लेडी को आप स्ट्रॉन्ग लेडी नहीं कह सकते, ऐसी लेडी को तो आप बेवकूफ लेडी कह सकते हैं। दूसरी तरफ इनका हस्बैंड है, उसको तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो हमेशा इसकी बीमारी और इस सबको लेके आता रहता है। जबकि ये वाले पल एक एक लेडी को किस-किस तरह से हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं और इसको किस तरह से फेस करना पड़ता है। मेरी जितनी बहनें हैं, उनको सबको रहते हैं, तो वो उनका दर्द सामने लेके आना और उनके बारे में बात करना, ये चीज़ बनती थी कि मैडम अपना उस तरीके से बताती कि भई ये देखो मेरे के साथ में ऐसा हुआ, तो मैंने इस तरह से रिकवर किया और ये परेशानियाँ मेरे साथ हुई थी। तो सारी लेडीज़ इनके साथ में को-रिलेट कर पाती है अपने आप को। लेकिन मैडम जिस तरह की चीज़ें करती हैं, वो कहीं से को-रिलेशन बनता नहीं है। लोगों की बात करती हैं कि लोग हमें ऐसे मिले थे, वैसे मिले थे, उन्होंने हमको ऐसे कहा, बेटी की तरह कहा, इस तरह की सलाह दी और आप स्ट्रॉन्ग रहना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जो है बिल्कुल भी इसकी चिंता मत करना, देखो हम लोग ठीक हुए हैं, आप भी ठीक हो जाओगे। ये लोगों का पाठ था, लोग बहुत अच्छे हैं और लोग किसी का बुरा नहीं चाहते। मैं भी नहीं कह रहा कि आप दूसरों का बुरा चाहते हो, लेकिन जो दिखा रहे हो, वो कहीं न कहीं अगर सपोज़ अगर वो इसी को कॉपी करना शुरू कर दे, कोई भी जिसका इस तरह का सेम इंसिडेंट हुआ हो या इस टाइप के चीज़ों से गुज़रा हो और वो आपकी तरह की चीज़ों को कॉपी करना शुरू कर दे। उसी तरह से तेलम तेल खाना, जबकि लीवर के लिए सबसे ज़्यादा बुरा होता है तेल। तेल यानी कि फैट बहुत बुरा होता है क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने के लिए लीवर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप उनको ये सब ज्ञान दे रहे हो कि आप जो है अगर लीवर का ऑपरेशन करा के आओ तो तेलम तेल खाना, मिर्च मसाले और ये सब चीज़ें खाना शुरू कर दो और उसके बाद में आप ठीक हो जाओगे। क्या मैसेज दे रहे हो? इवन ये तो आपके जो एजुकेशन, पढ़ाई-लिखाई ये उसके भी अगेंस्ट है कि जिस तरह की चीज़ें आप ये दे रहे हो। एक तरफ तो तुम्हें हॉस्पिटल्स में इलाज कराना है, बड़े-बड़े डॉक्टर्स से इलाज कराना है, उनके पास जाना है, क्यों? क्योंकि आपको क्योर चाहिए और जल्दी चाहिए और एक सही तरीके से चाहिए, साइंटिफिक तरीके से चाहिए। लेकिन उसके बाद में अनसाइंटिफिक तरीके से अपने ज़िंदगी में लौट कर वापस आते हो। तो वो जो फर्स्ट वाली वैल्यूज़ थी कि भई एक साइंटिफिक तरीके से हम ये चाहते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्योर हो और हमेशा के लिए हम ये ठीक हो जाएँ, इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएँ। तो फिर वो कहाँ दोनों चीज़ें कहाँ रिलेट होती हैं? इसमें कौन-सी तारीफ़ की बात है कि सीज़र हो और सीज़र होने के बाद में आप अगले दिन ही व्लॉग में आ जाओ, लंबे-लंबे बालों को अपने स्ट्रेट बालों को दिखाकर, उनको अच्छी तरह कंघी-वंघी कर कर मतलब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैसेज क्या दे रहे हो इससे? ऐसा कौन-सा काम था जो मैडम ने इस 6 मंथ में नहीं किया? मैडम ने ट्रैवलिंग भी करी है, उल्टा-सीधा खाया भी है, लाइफ़स्टाइल भी उनका गलत हुआ है। लंबी-लंबी ट्रैवलिंग की है जो बेसिकली आइदर कार में हो या फिर जो ट्रेन में हो या फिर वो ट्रैवलर हो,
ट्रैवलर कितना कंफर्टेबल होता है कि 14 घंटे की यात्रा आप जो करें, एक पुराना ज़माना याद दिला दिया जब लोग बाग ऊँटों पे घोड़ों पे सफ़र किया करते थे और एक दूसरी जगह पे जाने के लिए बीच में कहीं हॉल्ट देखा करते थे, कोई धर्मशाला देखा करते थे, रात वहाँ पर बिताया करते थे और सुबह फिर दोबारा से अपनी यात्रा चालू कर लिया करते थे। तुम्हारे हस्बैंड ने तो तुम्हें उस एज में ले गया और तुम अपने फादर इन लॉ को देखो, जो आपके ससुर हैं, उनकी हालत ये है कि उन्होंने पिछले 6 सालों से पंखा देख के अपनी ज़िंदगी बिताई है। यस, कमरे के अंदर पड़े रहना और सिर्फ़ पंखे के ऊपर देखते रहना या टीवी देखते रहना, इस तरह से पिछले 6 सालों में अपनी ज़िंदगी बिताई है। एक ऐसे आदमी को भी उस 14 घंटे के सफ़र पे ले जाना और जो वो कहते थे ना ऊँटों वाली यात्रा, घोड़ों वाली यात्रा, उस पे ले जाना कि दिन भर तो हम चलेंगे, रात को हम आराम करेंगे और फिर अर्ली मॉर्निंग में फिर दोबारा चल देंगे। हम साथ-साथ हैं वाली रील क्यों नहीं बनाई फिर उस ट्रैवलर के अंदर? जो वो गाना गा के ये वाला बनाया था, बना लेते ना कि जब क्या कितनी भी तकलीफ़ में हो लेकिन देखो हम अपने आप को यही दिखाएँगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये स्ट्रॉन्गनेस नहीं है, ये कौन-सी स्ट्रॉन्गनेस है? पहले आप वाक़ई में स्ट्रॉन्ग बनो और फिर लोगों को ये मैसेज दो कि भई इस तरह से स्ट्रॉन्ग बना जा सकता है। और सच में इसको स्ट्रॉन्गनेस कहेंगे, इसे कहेंगे फेकनेस और फेकनेस का ही ये पूरा का पूरा मैसेज सब लोगों को देते हैं। अब देखिए, एक तरफ तो स्ट्रॉन्गनेस का मैसेज जा रहा है कि हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, लेडीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ। मतलब ये लेडीज़ की जितनी भी हैं, उनके प्रतिनिधि बनकर, उनकी एम्बेसडर बनकर ये बोल रही हैं कि देखो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। दूसरा टाइटल क्या है? दूसरा टाइटल है, मैं घबरा गई। कमाल है, एक तरफ तो स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, फिर उसके बाद में घबरा रहे हैं। एंग्ज़ायटी, ये एंग्ज़ायटी नहीं है तो और क्या है? ये क्या कहना है ये? मैडम स्टेबल नहीं हो, आपको वाक़ई में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपकी सोच सही होने की ज़रूरत है। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या लाइफ़स्टाइल होना है और किस तरह से बोलना है, किस तरह से करना है, किस तरह से अपने बच्चे से बात करनी है। येस, मेरे को इसमें भी बहुत प्रॉब्लम है, जिस तरह से ये लोग दोनों के दोनों अपने बच्चे को डील करते हैं। वो बात दूसरी है, कमेंट दूसरे आते हैं कि आप कितनी अच्छी पेरेंटिंग करते हो, आपने कितनी अच्छी तरह से उसकी अपब्रिंगिंग करी है, ये अपब्रिंगिंग करी है। वो बच्चा 3 साल का होने जा रहा है। आप में से देख लीजिए किसी के भी बच्चे अगर 3 साल में हैं और वो इस तरह के मेट्रो सिटी में हैं, तो क्या वो स्कूल के दरवाज़ा नहीं देखता है बच्चा? तो ये फिर क्या पेरेंटिंग में नहीं आता है? आपको जब पता है कि बच्चे के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो बच्चे को क्यों इतना एक्सपोज़र दे रहे हो? क्यों इतना ज़्यादा सब लोगों के सामने लेके आकर वैलिडेशन चाहते हो कि लोग बाग आपके बच्चे की लगातार तारीफ़ करें, तारीफ़ करें, तारीफ़ करें? क्या अनुष्का अपनी बच्ची को लेकर आती है? क्या आलिया अपनी बच्ची को लेकर आती है? क्या गौहर अपने बच्चे को इतना दिखाती है जितना ये दिखाते हैं? भाई क्यों चाहिए तुम्हें वैलिडेशन? क्यों चाहिए कि तुम्हारा बच्चा बहुत ही यूनिक है, अलग है, उसकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हो रही है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। वास्तविकता ये है कि दोनों माँ-बाप हार चुके हैं इस बात से कि हम किस तरह से पैसा कमाएँ, किस तरह की व्लॉगिंग को लें। बाप को सिर्फ़ 2 ही चीज़ें नज़र आती हैं, एक बच्चा नज़र आता है, एक बीवी की बीमारी नज़र आती है। वो पिछले 1 साल से सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात के लिए कमा रहा है। ये स्ट्रॉन्ग लेडी है। स्ट्रॉन्ग लेडी होने के नाते जो तुम्हारा हक बनता है इस फैमिली के अंदर, उस तरह के व्लॉग तुम्हारे क्यों नहीं आते? हर चीज़ उसके हस्बैंड के पास क्यों चली जाती है? भाई स्ट्रॉन्गनेस का मतलब ये नहीं होता। और दूसरा अगर आप ये कहेंगे क्या है मेरी फैमिली कहते मैंने तो जनाब आपको ये कहा है, ये हक दिया है कि तुम दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। तुमने अगर हक दिया है तो वो क्या छोटा बच्चा है कि उसे ये नहीं पता कि बेटर हाफ क्या होती है? यानी कि आप पत्नी को आप अपनी लाइफ का आधा पार्टनर समझते हो, तो उसके आधा पार्टनर की चीज़ें कहाँ हैं? वो सारी चीज़ें तुम खा ले रहे हो, हर चीज़ तुम दिखा रहे हो, उसकी बीमारी को तुम दिखा रहे हो, उसकी रिकवरी को तुम दिखा रहे हो, उसकी जो पेन है उसको भी तुम दिखा रहे हो। उसको पेन नहीं भी है तो अपने व्लॉग में याद करके बता रहे हो, डीपी क कल क्या हुआ था? कल ऐसा हो गया था ना, कल डल हो गया था ना, कल पैसा हो गया था ना। तुम एक बेटर हाफ हो गए, आप अपने दूसरे हाफ की सारी चीज़ें छीन ले रहे हो। आज की डेट में उसका ये हाल हो गया है कि वो व्लॉगिंग करने लायक नहीं रही है। मैडम किस स्ट्रॉन्गनेस की बात करते हो? एक वाइफ की तरह आपका बिल्कुल वो दर्जा नहीं है इस फैमिली के अंदर। आपका हस्बैंड आपको उतना पार्ट नहीं देता है, उतना नहीं समझता है, ये सबके सामने है। मैडम इस डिल्यूजन से बाहर निकलो। अगर आप बेटर हाफ हो तो अपना हाफ जो उससे लो। अपनी पर्सनैलिटी आपने बिल्कुल दबा के रख दी है।
एक हाउस वाइफ होने का मतलब ये नहीं होता। आप एक हाउस वाइफ के साथ में एक व्लॉगर भी हो और साथ में ये खुद कहते हो, भई हम तो नहीं कहते ना, व्लॉगिंग करते हो तो व्लॉगर हो, तो वो व्लॉगर वाला पार्ट आपका आना तो चाहिए। दूसरी बात ये, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होने के मतलब मेरा जो सर्किल है, मेरा जो क्लोज़ सर्किल है, मेरे को उसका भी ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इस क्लोज़ सर्किल के नाम पे अपने हस्बैंड को ही करूँगी। अब छोड़ दीजिए इस बात को कि आप अपने इन-लॉज़ के लिए क्या करती हो और आप अपने ननद के लिए क्या करती हो, वो सबको पता है, वो टोटल कोरा का कोरा दिखावा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं अभी सिर्फ़ क्लोज़नेस की बात कर रहा हूँ। तो एक क्लोज़नेस के अंदर आप आते हो, आपके भाई-बहन आते हैं, आपकी मदर आती है, आपके फादर आते हैं। मैडम ये क्लोज़ सर्किल आपका है कहाँ? ख़त्म कर दिया है आपके हस्बैंड ने, ये क्लोज़ सर्किल ख़त्म कर दिया है और उसको ये ख़त्म करने का हक आपने दिया है। वो क्या कर रहा है? वो तो अपना फ़ायदा कर रहा है, लेकिन आपको चाहिए, आपको एक थेरेपी चाहिए, आपको पता लगना चाहिए कि एक शख्सियत क्या होती है, मैं क्या होता है और मैं के साथ में हम जब बनते हैं, तो उस हम में क्या-क्या आ जाता है। हम में सिर्फ़ और सिर्फ़ हस्बैंड नहीं आता है ओनली। मुझे बहुत बड़ी इस बात के लिए प्रॉब्लम है कि आप क्या पोर्ट्रे कर रहे हो। लेडीज़ के लिए अगर कोई स्ट्रॉन्ग लेडी है, तो स्ट्रॉन्ग लेडी का मतलब सिर्फ़ यही नहीं होता कि आप बीमारी से निकले और बीमारी के बाद में आप खड़े हो, तो ये हो गया। हालाँकि मैंने प्रूव कर दिया है कि बीमारी से निकलने का तरीका भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो आपको अपना जो क्लोज़ सर्किल है, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो दोस्त हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव हो सकते हैं। भई आप ना एक आइसोलेटेड वर्ल्ड में नहीं रह रहे हो, आप कोई जेल में नहीं हो कि वहाँ जेल के जो कुछ 2-4 जो कैदी हैं, सिर्फ़ उनसे ही आपका संबंध रहेगा। आप एक वर्ल्ड में रह रहे हो। इस वर्ल्ड में आप व्लॉगिंग के नाते ना जाने कितने सारे लोगों को जुड़े हुए हो। उन जुड़े हुए लोगों को आप अपनी लाइफ़ दिखा रहे हो। मैडम अगर आप सुनते हो तो मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता हूँ आपको। अपनी पर्सनैलिटी को बनाओ। अब आपकी पर्सनैलिटी खत्म हो चुकी है, ज़ीरो हो चुकी है। एक जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है, उस पर्सनैलिटी के कई सारे रंग होते हैं। वो रंग आपके सारे गायब हो चुके हैं। आपके फादर की क्या हालत हो रही है, ये आपको पता होनी चाहिए और पता भी होगी। क्योंकि जब हमारे पॉडकास्टर ये सामने ला सकते हैं कि उनके फादर की क्या हालत है, उन्होंने फ़ोटो तक डाला था। तो मैडम अगर वो फ़ोटो डाल सकते हैं, तो क्या आप तक ये खबर नहीं आई होगी कि आपके फादर की क्या हालत है? देखिए जिस तरह से एज बढ़ती है, वो चाहे आर्मी ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो, उनकी हेल्थ डिटोरिएट होती है, वीकनेस आती है, बीमारियाँ आती हैं और यही टाइम होता है कि जब हमको अपना फैमिली से सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। अगर आप अपने फादर को सपोर्ट नहीं कर सकती, या तो उनका बेटा या कोई होता, तो बात दूसरी थी कि चलो वो लोग टेक केयर करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर बेटा भी है और वो टेक केयर नहीं कर रहा, तो एक बेटी का भी फर्ज़ बनता है कि वो उसको टेक केयर करे। मैडम कहाँ है आपकी पर्सनैलिटी? आप तो कहीं से स्ट्रॉन्ग नहीं हो। आप तो अपना खुद का हेल्प नहीं कर सकती, अपने फादर की हेल्प नहीं कर सकती, मदर की हेल्प नहीं कर सकती, सॉरी इसको हेल्प नहीं कहते। आप मदर से हेल्प ले रहे हो, जो आजकल चल रहा है और मुझको अच्छा नहीं लगेगा ये कहना, लेकिन वास्तव में यही है कि आप उनको लेबर की तरह यूज़ कर रहे हो। उनमें और आपके हाउस हेल्प में क्या ही फ़र्क है? वो भी कुछ काम कर रहे हैं, उसके बदले में उन्हें कुछ मिल रहा है। वो भी कुछ काम कर रही हैं, उसके बदले में आप उनको कुछ दे रहे हो और उसके बाद में देखिए जिस तरह से अपने हाउस हेल्प के लिए बहुत एप्रिसिएशंस आप सब नहीं देते, ये मान के चलते हो क्योंकि वो पेड हैं इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। वही काम तुमने अपनी माँ के साथ में किया हुआ है। कभी माँ के लिए वो वर्ड्स नहीं निकलते जो ये अम्मी के लिए निकालते हैं। क्यों नहीं निकलते? क्या हो जाएगा? अगर आप माँ को प्रेज़ कर दोगे तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा उसको? भई माँ को भी प्रेज़ करना चाहिए और सास को भी प्रेज़ करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप। चलिए मैं एक स्ट्रेट अवे क्वेश्चन शूट करता हूँ। मैं आप सबसे कहता हूँ कि अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने हस्बैंड से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है और स उसके साथ-साथ थोड़ा बहुत आपको सास है इन सब लोगों के लिए करना है। लेकिन अपने जो अपना क्लोज़ सर्किल है, माँ-बाप, भाई-बहन इससे पहले जो भी आपके फ्रेंड सर्किल रहा है, उन सबको बात नहीं करनी है, उनको केयर नहीं करना है। क्या ये एक्सेप्ट करेंगे? क्या एक स्ट्रॉन्ग लेडी का यही कारण होगा? क्या एक स्ट्रॉन्ग लेडी इस तरह से होगी? अब ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल मैडम से नहीं कर रहा हूँ, जो व्यूअर्स हैं और साथ-साथ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे कर रहा हूँ। आप इस बात को बताइए हाँ या ना में कि आप कौन-सा पार्ट चूज़ करेंगे? आप ऐसे आदमी से कभी शादी करना पसंद करेंगे? आप बिल्कुल नहीं करेंगे, मुझे पता है। क्योंकि आम आदमी ऐसा ही होता है कि वो अपने सर्किल से बहुत प्यार
इंतज़ार करता है। भाई उस सर्किल से आपकी पर्सनैलिटी बनती है। जब आप बचपन से आप ग्रो होके आते हैं, तो उस पर्सनैलिटी में कुछ हाथ जो है आपकी मदर का होता है, उस पर्सनैलिटी में कुछ टच आपके फादर का होता है, कुछ टच आपके फ्रेंड सर्किल का होता है, कुछ टच आपके टीचर्स का होता है, कुछ टच आपके साथ काम करने वाले उनका होता है। उससे हमारी एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है और उस पर्सनैलिटी से ही कोई अट्रैक्ट होकर हमसे जॉइन होता है और हम ये कहते हैं कि ठीक है, हम आपके साथ में लाइफ पार्टनर बनेंगे या मैं आपका लाइफ पार्टनर बनना चाहते हैं। तो आप देखिए, जब इतने रंग दिखाई देते हैं तब आपकी एक पर्सनैलिटी बनती है। तो कैसे करके मैडम ये कह सकती हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो वो वीक लेडी हैं और सबसे ज़्यादा वो फेक लेडी हैं। आप चाहे ऊपर से कुछ भी कहें, लेकिन वास्तविकता यही है जो मैंने अभी डिस्कशन किया। ये सारा पॉडकास्ट मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इसने ये सब कहा है। मैं इसलिए भी बना रहा हूँ कि कम से कम जितने लोग सुनते हैं उनको ये चीज़ पता लगे कि लाइफ में अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी पर्सनैलिटी की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है और वो अपने आप में बनाए रखना ज़रूरी है। अगर आपकी पर्सनैलिटी खो जाती है, आपकी पर्सनैलिटी ख़त्म हो जाती है, तो आप ख़त्म हो जाते हो। आप ये माइंड कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, इन थॉट्स के साथ में मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव थॉट्स हैं। मैं कहीं पे भी नेगेटिव नहीं हुआ हूँ, नेगेटिविटी की बात नहीं करी है। मैंने वही बात करी है कि जो पॉजिटिव होना चाहिए लाइफ के अंदर, वही बात करी है। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट बहुत कीजिएगा क्योंकि ये एक डिस्कशन है। इस डिस्कशन का पार्ट आप भी हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।